हेलो एवरीवन, अब हम देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, which means that the consideration must be given by the party or promisee to the contract but not by any other। मतलब प्रतिफल सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के पक्षकार या वचन ग्रहीता द्वारा ही दिया जा सकता है, ना कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट इंग्लिश लॉ में एप्लीकेबल होती है, लेकिन इंडियन लॉ में नहीं। इंडियन लॉ में कंसिडरेशन वचन ग्रहीता यानी प्रॉमिसी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी दिया जा सकता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2D इस बारे में स्पेशली प्रोवाइड करता है कि कंसिडरेशन में बी गिवन बाय प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। चिन्नैया वर्सेस रमैया के केस में मद्रास हाई कोर्ट ने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट तब भी इन्फोर्सेबल होगा जबकि कंसिडरेशन प्रॉमिसी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया गया हो। इस प्रकार से कोर्ट ने यह रिकॉग्नाइज कर दिया कि प्रिविटी टू कंसिडरेशन इंडिया में अप्लाई नहीं होता। अब नेक्स्ट है प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट मीन्स दैट द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्सेबल बाय द पार्टीज to the contract but not by or against any other person who is not party to the contract। मतलब कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ उसके पक्षकारों द्वारा ही इन्फोर्स करवाया जा सकता है, ना कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो कि कॉन्ट्रैक्ट का पक्षकार ना हो। अब एक बात यहाँ याद रखने वाली है कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी टू कंसिडरेशन सिर्फ इंग्लिश लॉ में एप्लीकेबल थी, इंडियन लॉ में नहीं। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट इंग्लिश लॉ के साथ साथ इंडियन लॉ में भी अप्लाई होती। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, जैसे डटन वर्सेस पूल का, जिसमें इंग्लिश कोर्ट ने इस डॉक्ट्रिन को रिकॉग्नाइज नहीं किया था। फिर ट्विडर वर्सेस एटकिंसन के केस में इंग्लिश कोर्ट ने इस डॉक्ट्रिन को रिकॉग्नाइज किया और कहा दैट नो एनी स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट और कंसिडरेशन कैन टेक द एडवांटेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कोई भी बाहरी व्यक्ति जो कि कॉन्ट्रैक्ट या कंसिडरेशन का पार्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट का लाभ नहीं उठा सकता। देन नेक्स्ट केस है डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी लिमिटेड वर्सेस सेल्फ्रिज एंड कंपनी, जिस केस में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने भी इस डॉक्ट्रिन को अप्रूव किया। साथ में कोर्ट ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का होता है और इंग्लिश लॉ जस्ट कॉजिटम टर्शियो जैसे किसी भी सिद्धांत को नहीं जानता। यहाँ जस्ट कॉजिटम टर्शियो का मतलब होता है कि संविदा के अधिकार किसी थर्ड पार्टी को दे देना। उसके बाद बेस्विक वर्सेस बेस्विक के केस में भी कोर्ट ने फिर से इसी सेम व्यू को एक्सप्रेस किया था। अब देखते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में कैसे एप्लीकेबल होता है। तो जमुना दास वर्सेस राम अवतार के केस में प्रिवी काउंसिल ने कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में लागू होती है। उसके बाद एमसी चाको वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन लॉ में प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट के एप्लीकेशन को अप्रूव किया, जिसका अर्थ होता है कि कोई भी थर्ड पार्टी जो कि कॉन्ट्रैक्ट के पक्षकार ना हो, संविदा का अनुपालन नहीं करवा सकती। अब हम देख लेते हैं कि व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब वो कौन से कंडीशंस हैं जिसमें कोई थर्ड पार्टी भी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकती है। तो जिसमें फर्स्ट एक्सेप्शन है इफ द ट्रस्ट और चार्ज हैज बीन क्रिएटेड इन फेवर ऑफ अ पर्सन। यानी अगर किसी व्यक्ति के पक्ष में ट्रस्ट या चार्ज बनाया गया हो, तो चाहे वो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी ना हो, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकती है। मान लीजिए कि ए ने एक ट्रस्ट बनाया और इस ट्रस्ट से 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप हर साल गरीब बच्चों को दी जानी थी, और ए ने इसका ट्रस्टी बी को बनाया। तो मान लीजिए सी को स्कॉलरशिप के लिए चुना गया, तो वैसे तो यहाँ पर सी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं था, बट फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सेप्शन है कि एग्रीमेंट फॉर मैरिज सेटलमेंट। यहाँ मान लीजिए कि ए और बी दोनों एक एग्रीमेंट करते हैं कि अगर ए की बेटी की शादी बी के बेटे से हो जाती है, तो बी ए की बेटी को 5 लाख रुपए देगा। तो वैसे तो यहाँ ए की जो बेटी है वो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं थी, बट फिर भी वो इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकेगी। उसके बाद थर्ड एक्सेप्शन है पार्टीशन ऑफ द फैमिली एंड अदर फैमिली एग्रीमेंट्स। तो मान लीजिए कि 2 भाई आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि वो बारी बारी से माँ की सेवा करेंगे और हर महीने उन्हें कुछ खर्च देंगे। तो यहाँ जो माँ है उनकी, वो कॉन्ट्रैक्ट के पक्षकार ना होते हुए भी इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकती हैं। उसके बाद फोर्थ एक्सेप्शन है कि इन केस ऑफ एक्नॉलेजमेंट और स्टॉपल। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है कि किसी ने खुद से ही एक्सेप्ट कर लिया हो कि किसी थर्ड पर्सन के लिए लायबल है, तो उस कंडीशन में वो थर्ड पर्सन भी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकता है। मुझे
ए ने बी को 10,000 रुपए उधार दिए। अब यहाँ सी जो कि थर्ड पार्टी है और उसका इस कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, वो खुद से जाके ई को ऑफर करता है कि वो 10,000 रुपए उसे पे कर देगा। तो जबकि सी कॉन्ट्रैक्ट का पक्षकार नहीं था, फिर भी क्योंकि उसने एक्नॉलेज कर दिया, इसलिए वो 10,000 रुपए देने के लिए अब लायबल हो जाएगा। उसके बाद बात आती है कि स्टॉपल क्या होता है। तो अगर किसी की बात का भरोसा करके सामने वाला व्यक्ति कोई कार्य कर देता है, तो उसके बाद वो व्यक्ति अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता। मान लीजिए ए ने बी से कहा कि सी को मेरी तरफ से ये सामान दे दो, मैं पैसे बाद में दे दूंगा। ए की बात में आकर बी ने सी को उधार दे दिया, तो अब ए स्टॉपल की वजह से अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता। नेक्स्ट एक्सेप्शन है कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड। तो मान लीजिए कि कोई मकान मालिक अपने जमीन का एक हिस्सा बेचता है और उस पर एक कोवेनेंट लगा देता है कि इस जमीन पर जो भी बिल्डिंग बनेगी वो 2 मंजिल से ज्यादा ऊंची नहीं बन सकती। तो फ्यूचर में भी जब भी उस जमीन को बेचा जाएगा और उसका जो नया ऑनर होगा वो इस कोवेनेंट से बाउंड होगा, भले ही कॉन्ट्रैक्ट का वो पक्षकार ना रहा हो। नेक्स्ट एक्सेप्शन है इन द केस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो मान लीजिए कि ए ने बी को एक प्रोमिसरी नोट लिखा, उसके बाद बी ने उसे सी को ट्रांसफर कर दिया। तो अब जबकि यहाँ सी कॉन्ट्रैक्ट का पक्षकार नहीं था, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट को लागू करवा सकता है। लास्ट एक्सेप्शन है इन केस ऑफ एजेंसी। तो जब कोई एजेंट अपने प्रिंसिपल की ओर से किसी थर्ड पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल और उस थर्ड पार्टी के बीच अप्लाई होता है। जैसे मान लीजिए कि ए एक कंपनी का ऑनर है और बी उसका एजेंट है। यहाँ एजेंट बी ने सी को 100 कुर्तियों का ऑर्डर दिया, तो भले ही कॉन्ट्रैक्ट एजेंट और थर्ड पार्टी के बीच हुआ हो, फिर भी इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट सी ए पर बात ला सकता है। तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर क्लियर होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।